हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं बिहार स्टेट सामाजिक विज्ञान पेपर 1 डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह द्वारा जो निकाला गया है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है। तो इसमें क्या होगा, चाय नकदी फसल नहीं, बाकी कपास, जूट, आलू नकदी फसल है। तो अगला क्वेश्चन, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है। नियाग्रा जलप्रपात उपरोक्त में से कोई नहीं। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में दूरी एवं ओटोरिया झीलों के मध्य वेलेंड नहर पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ओटोरिया झीलों के मध्य वेलेंड नहर पर स्थित है। कौन सा नहर पर, वेलेंड नहर पर। अगला प्रश्न, वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्रही कण कहते हैं, क्योंकि वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्रही कण कहते हैं क्योंकि। पहला ऑप्शन है, ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, ये जल का अवशोषण करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है। चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त सभी सही है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका आंसर है सी, कैलाश हिमानी। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में कैलाश चोटी के दूसरी ओर 5000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। अगला प्रश्न है, मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे है, क्या है, चौड़ी नदी है, लंबी नदी है, गहरी नदी है, छोटी नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व में सबसे लंबी है, 6690 किलोमीटर लंबी है। इसके पश्चात अमेजन है, अतः विश्व की सबसे विशाल नदी कौन सी है, अमेजन नदी। विश्व की सबसे विशाल नदी अमेजन है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगला प्रश्न, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है। तो इसका आंसर होगा निर्माण धनात्मक संचरण। अगला प्रश्न, समुद्र तल पर समान वायुमंडलीय दाब कितना होता है। समुद्र तल पर समान वायुमंडलीय दाब कितना होता है। तो इसका आंसर होगा 1013.25 मिलीबार। समुद्र तल एवं 45 डिग्री अक्षांश पर वायु दाब 76 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, वायु दाब 76 सेंटीमीटर पारा या 1013.25 मिलीबार होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब कम होता जाता है। 300 मीटर की ऊंचाई पर वायु दाब लगभग 34 मिलीबार कम हो जाता है। 300 मीटर की ऊंचाई पर वायु दाब कितना कम हो जाता है, 34 मिलीबार कम हो जाता है। अगला प्रश्न, दो समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं। दो समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं। तो कंदरा कहते हैं, यू आकार की घाटी कहते हैं, वी आकार की घाटी कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा भ्रंश घाटी कहते हैं। दो समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी भाग नीचे की ओर धंस जाता है, उसे रिफ्ट कहते हैं, रिफ्ट घाटी या ग्रेबन कहते हैं। जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी भाग नीचे की ओर धंस जाता है, उसे रिफ्ट घाटी या ग्रेबन कहते हैं। जबकि यदि बीच का भाग स्थिर एवं किनारे का भाग ऊपर उठ जाता है, तो उसे रैंप घाटी का निर्माण कहते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न चलते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो भाखड़
भाखड़ा नांगा सतलुज नदी पर, सही है। सलाल परियोजना विज, सही है। दामोदर घाटी गंगा नदी पर नहीं है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है? दामोदर नदी पर है एवं झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे पूर्व में बिहार व पश्चिम में बंगाल का शोक कहा जाता है। इसे पूर्व में बिहार व पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है? प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित तत्वों में से किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है? प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। इसका आंसर होगा वी, प्लूटोनियम। क्या होगा? प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम कृत्रिम रेडियो सक्रिय विखंडन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि अन्य सभी तत्व में अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। पोलोनियम के सभी तत्वों में सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, 27 समस्थानिक होते हैं। पोलोनियम के सभी तत्वों में कितने समस्थानिक होते हैं? 27। अगला प्रश्न चलते हैं। दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ब्लॉक पर्वत। क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत। दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को ब्लॉक या हस्ट पर्वत कहते हैं, किंतु वे भूसंचलन की दृष्टि से अलग अलग परिस्थितियों के परिणाम है। अगला प्रश्न, दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून 5 जून को केरल में मानसून विस्फोट के साथ प्रारंभ होता है एवं सितंबर में बांटना प्रारंभ करता है। प्रारंभ कर 30 अक्टूबर को भारत के केरल राज्य को भी छोड़ देता है। केरल राज्य में सर्वाधिक 5 महीने दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा होती है। भारत में कुल वर्षा का 74% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। अतः विकल्प कौन सा सही है? डी सही है। अगला प्रश्न, जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तारीख क्या होती है? उसकी तारीख क्या होती है? तो इसका आंसर होगा 1 दिन बढ़ जाती है। जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करती है तो उसकी तारीख क्या होती है? 1 दिन बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम यानी एशिया से अमेरिका जाते समय 1 दिन घटा दिया जाता है। अर्थात पश्चिम से पूर्व जाते समय सोमवार ही कर लिया जाता है। अर्थात हमें 1 दिन का लाभ हो जाता है या 1 दिन बढ़ जाता है, अर्थात 2 सोमवार मिल जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो 5000 सेंटीग्रेड। कितना होता है? 5000 सेंटीग्रेड। सूर्य की सतह अर्थात फोटोस्फीयर का तापमान 5700 डिग्री सेंटीग्रेड या 6000 केल्विन माना जाता है, जबकि सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 से 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। अगला प्रश्न, सील क्या है? इसका आंसर होगा कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर। जब लावा का जमाव चट्टानों की 2 परतों के बीच होता है, जब लावा का जमाव चट्टानों की 2 परतों के बीच होता है तो प्रायः सील का निर्माण होता है। यह चट्टानों की परतों के समांतर होता है। यह चट्टानों के परतों के क्या होता है? समांतर होता है। अगला प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। अतः 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में होता है, अतः दिन बड़ा होगा। अगला प्रश्न,
भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, सही है। औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं, ये भी सही है। निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, ये भी सही है। इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? तो इसका आंसर होगा चेकोस्लोवाकिया का राजधानी प्राग सही है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन सही है। इथोपिया की राजधानी शुबा नहीं है। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? अदिस अबाबा। कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। अगला प्रश्न, कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है। तो कैस्पियन सागर या झील कहाँ अवस्थित है? तो कुछ यूरोप में और एशिया में, कुछ यूरोप और एशिया में। कैस्पियन सागर एशिया के कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं ईरान तथा यूरोप के अजरबैजान एवं रूस से लगा हुआ है। यूरोप के अजरबैजान एवं किससे लगा हुआ है? रूस से लगा हुआ है। अतः एशिया एवं यूरोप दोनों में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? आइसोहाइट वर्षा सही है। आइसोहाइट क्या होगा? वर्षा सही है। आइसोबार्स दबाव, ये भी सही है। आइसोबार्स दबाव। आइसोथर्मस तापमान, ये भी सही है। आइसोथर्मस, आइसोलस लाइन्स, आइसोहेलस ये आर्द्रता के लिए नहीं है। आइसोलस सूर्य के प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रिक्त घाटी में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रिक्त घाटी में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ताप्ती रिक्त घाटी में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न, सूची एक सूची एक एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका क्या होगा? प्राकृतिक तटबंध हो जाएगा नदिये। प्राकृतिक तटबंध नदिये। एस्कर हिम नदिये। पैलजे होगा क्रस्ट। पैलजे क्या होगा? कार्स्ट। और वारकान हो जाएगा वातोड़। तो इसका सही सुलमित है ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टॉलमी द्वारा किए गए कार्य के आधार पर कोलंबस ने अनुमान लगाया कि एशिया अनिवार्यतः यूरोप के पश्चिम में अति निकट होगा। दूसरा ऑप्शन है, स्ट्रैबो ने इथोपिया में भारी वर्षा को कारण बताते हुए नाइल में बाढ़ की सही व्याख्या की। तो इसका आंसर होगा पहला गलत है और दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूरोप से भारत व चीन को अति दूर व पूरब की ओर माना जाता था, इसलिए पश्चिम की ओर से निश्चित ही उनकी दूरी अपेक्षाकृत कम होती थी। कोलंबस के मन में यह धारणा टॉलमी के मानचित्र तथा सार्गेस संस्थान में उपलब्ध अन्य मानचित्रों से पैदा हुई। स्ट्रैबो ने बताया कि इथोपिया के ऊपरी भाग के पर्वतों में ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा के कारण बाढ़ आ जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अंतिम कारणों के उद्देश्यवादी प्रत्यय को अस्वीकार कर इस पर बल दिया कि कालानुसार पूर्ववर्ती क्रम में स्पष्टीकरण ढूंढना आवश्यक है। ऐसा करते हुए उसने लिनाउस तथा लेविनेत्ज का विरोध किया, परंतु ह्यूम तथा क्या है
हुम तथा गोयद के प्रत्ययों का समर्थन किया। तो इसका क्या होगा, किया तथा उनका विस्तारण किया। तो इसका आंसर होगा पहला वेरेनियस। क्या होगा, वेरेनियस। समान तथा विशेष भूगोल की समस्या को सर्वप्रथम वेरेनियस ने 17वीं शताब्दी में उठाया था। वेरेनियस ने भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं समान और विशिष्ट भूगोल स्वीकार की थी। भूगोल का यह शाखीकरण समान बनाम विशिष्ट भूगोल के नाम से जाना जाता है। समान बनाम विशिष्ट भूगोल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। एक क्षेत्र जो हिमनदित नहीं हुआ है, एक क्षेत्र जो हिमनदित नहीं हुआ है। तो इसका आंसर होगा डी, वी आकार की घाटियां प्रदर्शित कर। वी आकार की घाटियों का निर्माण हिम नदी द्वारा नहीं बल्कि नदी के द्वारा होता है। हिम नदी द्वारा नहीं बल्कि नदी के द्वारा होता है। इसमें दीवालों का ढाल तीव्र तथा उतल होता है। नदी के घाटी अत्यंत तंत्र एवं संकरी होती है। इनका विकास निरंतर होता रहता है जिससे गहराई तथा आकार दोनों में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे। इसका आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई। ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस की स्थापना का विचार लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी जिसे उनके सहयोगी ए.ओ. ह्यूम ने मूर्त रूप दिया। अगला प्रश्न, गदर पार्टी के संस्थापक थे। तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल तथा सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल तथा सोहन सिंह भकना के प्रयासों के अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। कब हुआ गदर पार्टी की स्थापना? 1913 में, जिसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन का उखाड़ फेंकना था। अपने उद्देश्यों को प्रचार प्रसार के लिए गदर पार्टी ने गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। कौन सा? गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था हंटर कमीशन। कौन सा था? हंटर कमीशन था। तो ब्रिटिश सरकार ने व्यवस्था में जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर के अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की जिसमें 8 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। 8 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। हंटर कमेटी ने संपूर्ण प्रकरण पर लिपापोती का प्रयास किया और सभी आरोपियों को हल्का दंड का विधान किया था। सभी आरोपियों को कैसे दंड दिया था? हल्का दंड का विधान किया था। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? तो 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। 1931 में तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को कब? 5 मार्च 1931 को स्पष्टता एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके फलस्वरूप ही कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। अगला प्रश्न, सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी? तो इसका होगा आंसर जहांगीर। किसने? जहांगीर। हॉकिंस की वापसी के पश्चात 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने कंपनी की ओर से सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा। हॉकिंस सबसे पहले आया था, उसके बाद फिर सर टॉमस रो आया, जो सम्राट जहांगीर की कृपा प्राप्त करने में सफल हुआ। वह पुर्तगाली विरोध के बावजूद भी व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा। उसके प्रयासों के फलस्वरूप सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा तथा मछलीपट्टनम में अंग्रेजी कोठियां स्थापित हुई। कहाँ? तो सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम में अंग्रेजी कोठियां स्थापित हुई। अगला प्रश्न, नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था? इसका आंसर होगा 1859 ईस्वी। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859
ईस्वी में औपनिवेशिक शासनकाल में अपनी आर्थिक मांगों के लिए किसानों ने जो संघर्ष किया उसमें नील आंदोलन प्रथम तथा सर्वप्रमुख था। यह आंदोलन बंगाल के नदिया जिले, कौन सा जिला? बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुआ था। कौन सा गांव में? गोविंदपुर गांव में हुआ था, जिसका नेतृत्व दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने किया था। तो 1859 ईस्वी में शुरू होने वाला था यह आंदोलन नील उत्पादकों के शोषण के खिलाफ किसानों की प्रत्यक्ष लड़ाई थी। किसानों कैसी लड़ाई थी? प्रत्यक्ष लड़ाई थी, जिसका विशुद्ध एवं मर्मस्पर्शी विवरण दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक में किया है। किस नाटक में किया गया है इसका? नील विद्रोह का तो नील दर्पण में किया गया है। अगला प्रश्न, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 ईस्वी में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन का गठन किया, जिसका प्राथमिक उद्देश्य देश में जनमत के लिए एक शक्तिशाली संस्था का गठन करना था। इसमें जमींदारों के बजाय मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। इस संगठन ने प्रसिद्ध सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया। कालांतर में यह संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गया। यह संस्था किसमें विलीन हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गया। अगला प्रश्न, उपनिषदों की विषय वस्तु है दर्शन। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? दर्शन। उपनिषद जिसका शाब्दिक तात्पर्य गुरु के समीप बैठकर ज्ञान दर्शन की जिज्ञासा शांत करना। उपनिषद का शाब्दिक तात्पर्य क्या है? तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान दर्शन की जिज्ञासा शांत करना। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें वैदिक चिंतन एवं दर्शन का चरमोत्कर्ष मिलता है। इसका मुख्य प्रतिपाद ब्रह्म ज्ञान तथा आत्मज्ञान है, जो दार्शनिक विषय है। क्या है? दार्शनिक विषय। अगला प्रश्न, गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो इसका आंसर होगा सातवाहन। गौतमीपुत्र सातकर्णी, सात है तो सातवाहन वंश हो जाएगा। सातवाहन वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था। उसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण शकों को हराया तथा क्षत्रियों के दर्प को चूर किया। इसको सैनिक नियमों की जानकारी इसकी मां वल्लभी के नासिक प्रशस्ति से प्राप्त हुई। किससे प्राप्त हुई है? सैनिक नियमों की जानकारी तो इसकी मां वल्लभी के नासिक प्रशस्ति से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। मध्य प्रदेश को क्या कहा था? तो ब्राह्मणों का देश। पाटलिपुत्र से ही उसने वापसी यात्रा आरंभ की। अपनी पूरी यात्रा के विवरण में वह कहीं भी सम्राट का नामोल्लेख नहीं करता है। अगला प्रश्न, अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है। अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल क्या है? इसका आंसर होगा पहली शताब्दी ईसा पूर्व। अजंता की गुफाएं आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में, कौन सा जिला? औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता में पहले 29 गुफाओं में चित्र बने थे। पहले कितने गुफाओं में? 29 गुफाओं में चित्र बने थे, परंतु अब केवल 6 गुफाओं के चित्र ही अवशिष्ट है। इनमें से 9वीं से 10वीं गुफाओं का चित्र सबसे प्राचीन है और उनका समय लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 में दिए गए तीर्थयात्रियों का मिलान सूची 2 में दिए गए राजवंशों से कीजिए और नीचे दिए कोड में सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित था।
फाहियान। फाहियान चंद्रगुप्त आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये गुप्त वंश का था। कौन सा? गुप्त वंश का। ह्वेनसांग हर्षवर्धन पुष्पवती वंश का। कौन सा था? पुष्पवती वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उत्तर रामचरित के लेखक थे। उत्तर रामचरित के लेखक थे भवभूति। कौन थे? भवभूति। संस्कृत के नाटककारों के कालिदास की बराबरी करने की क्षमता भवभूति में ही दिखाई देती है। संस्कृत के नाटककारों के कालिदास की बराबरी करने की क्षमता भवभूति में ही दिखाई देती है। उनकी आविर्भाव 700 ईस्वी के लगभग हुआ और वे कन्नौज के शासक, किसके? कन्नौज के शासक यशो वर्मा की राजसभा में निवास करते थे। उत्तर रामचरित भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसके 7 अंकों में, कितने अंकों में? 7 अंकों में रामायण के उत्तरार्ध की कथा वर्णित है। राम के राज्याभिषेक, सीता परित्याग तथा पुनर्मिलन तक की घटनाओं का वर्णन अत्यंत सजीवता के साथ किया गया है। इसके अतिरिक्त मालती, माधव और महावीर चरित्र नाटकों की रचना भवभूति ने किया। किसका किसका क्या भवभूति ने? तो मालती, माधव और महावीर चरित्र। मालती, माधव और महावीर चरित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे। अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे तो गिरनार में। कहाँ? गिरनार में। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ा, गुजरात प्रांत के कहाँ? काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ी है। यहीं से रुद्र दामन तथा समुद्रगुप्त के लेख भी मिले। यहीं से किसका मिला है? तो रुद्र दामन तथा समुद्रगुप्त के लेख भी मिलते हैं। 1852 ईस्वी में कर्नल टॉड ने इन लेखों का पता लगाया था। कब लगाया था? 1852 ईस्वी। किसने लगाया था? कर्नल टॉड ने इन लेखों का पता लगाया था। अशोक का शिलालेख 2 भागों में। अशोक का शिलालेख 2 भागों में है, जिनके बीच में ऊपर से नीचे तक एक रेखा खींची हुई है। पहले 5 लेख बाईं ओर से और तथा 7 दाईं ओर उत्कीर्ण किए गए हैं। तीसरा लेख जिसके दाईं ओर 14वां लेख है। गिरनार लेख अपेक्षाकृत सबसे सुरक्षित अवस्था में है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, बाबर एवं राणा सांगा के बीच, बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। बाबर राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को खानवा का युद्ध कहा जाता है। बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को क्या कहा जाता है? तो खानवा का युद्ध कहा जाता है। खानवा का युद्ध कहा जाता है, जो 17 मार्च 1527 को आगरा के समीप हुआ था। निकट परिस्थितियों के बावजूद अंत में बाबर की विजय हुई और राणा सांगा परास्त हुआ। यह युद्ध भी पानीपत के समान निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप भारत में बाबर की शक्ति को चुनौती देने वाली कोई शक्ति शेष नहीं रही। अगला प्रश्न, अकबरनामा का लेखक कौन था? अकबरनामा का लेखक कौन था? अबुल फजल। अकबरनामा ग्रंथ की रचना बादशाह अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने की थी। किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। अबुल फजल विद्वान था। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया। पहले भाग में अमीर तैमूर से लेकर हुमायूं तक के मुगल शासकों के इतिहास का वर्णन किया गया। दूसरे तथा तीसरे भाग में 1602 ईस्वी तक के अकबर के इतिहास को दिया गया है। अगला प्रश्न, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? दार उल सफ़ा क्या था? तो इसका होगा एक खैराती अस्पताल। रोगियों की चिकित्सा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में दार उल सफ़ा, दिल्ली में क्या है? दार उल सफ़ा अथवा खैराती दवाखाना की स्थापना की। यहाँ रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था थी। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की है। यह सूर्य देवता सविता को समर्पित है। कौन सा देवता? सूर्य देवता सविता को समर्पित है। अगला प्रश्न, अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? तो इसका आंसर होगा
अब्दुल कादिर वदायूनी। कौन होगा? अब्दुल कादिर वदायूनी। वदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। वदायूनी अकबर को कोसता था क्योंकि अकबर के कारण उसे हिंदू देवी देवताओं के नाम लिखने पड़ते थे। अगला प्रश्न, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। चंपारण के कृषक आंदोलन की समस्या बहुत पुरानी थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों से अनुबंध किया था, जिसके तहत किसान अपनी कुल भूमि के 3/20 भाग में नील की खेती करने के बाद थे। इसे तिनकठिया पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति कहते हैं? तिनकठिया पद्धति कहते हैं। अगला प्रश्न, नबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो नबार्ड का मुख्य कार्य है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना। इसका क्या लिखा हुआ कि समन्वित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नबार्ड कृषि क्षेत्र को वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए पुनर्वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है। यह राज्य सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक तथा रिजर्व बैंक द्वारा अन्य वित्तीय संस्थाओं को अल्पकालीन मध्यकालीन ऋण प्रदान करता है। अगला प्रश्न, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जब आगम कीमतें स्थिर हो और बाह्य मितव्ययिता न हो, उद्योग पूर्ति वक्र क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो सीमांत लागत वक्रों के ऊर्ध्वाधर योग से व्युत्पन्न होता है। सीमांत लागत वक्रों के ऊर्ध्वाधर योग से व्युत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनता है। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनता है। इसका आंसर होगा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में। तो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में फर्म का दीर्घकालीन संतुलन दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में क्या होगा? वक्र के गिरते हुए खंड में बनता है, क्योंकि एकाधिकारात्मकता प्रतिस्पर्धा में फर्में जब समान लाभ कमाती है तो भी इष्टतम से कम आकार की होती है और अतिरिक्त क्षमता के अंतर्गत कार्य करती है। अगला प्रश्न, रोजगार के क्लासिकी सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन, क्लासिकी सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। पूर्ण रोजगार को क्लासिकी संस्करण एक ऐसी स्थिति है जहां अनैच्छिक बेरोजगारी विद्यमान है। पूर्ण रोजगार का क्लासिकी संस्करण मौसमी बेरोजगारी व संघर्ष जनित बेकारी में से संगत है। चौथा कथन है क्लासिकी अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगारी स्तर को घटाने के लिए मजदूरी में कटौती की है। इसका आंसर होगा तीसरा। मतलब ये पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। अगला प्रश्न, एक देश के भुगतान संतुलन का घाटा निर्दिष्ट करता है। एक देश के भुगतान संतुलन का घाटा निर्दिष्ट करता है। इसका आंसर होगा सी, वित्त निभाव प्राप्तियों और वित्त निभाव भुगतानों के बीच के अंतर। घाटा किसको निर्दिष्ट करता है? प्राप्तियों और भुगतानों के बीच के अंतर को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा? कौन भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा है? इसका आंसर होगा कृषि जोतकर। क्या होगा? कृषि जोतकर। अगला प्रश्न,
अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है, अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। इस मत के प्रस्तुत अर्थशास्त्री का नाम क्या है? इसका अर्थशास्त्र का नाम क्या है? तो रिकॉर्डो है। अगला प्रश्न, यदि घरेलू उपभोक्ताओं की मांग अनंत रूप से लोचदार है और विदेशी उत्पादक की आपूर्ति पूर्णतः बेलोचदार, तो पूरा प्रशुल्क क्या होगा? तो इसका आंसर होगा विदेशी उत्पादक द्वारा अदा किया जाएगा, विदेशी उत्पादक द्वारा अदा किया जाएगा। यदि निर्यातकर्ता देश में पूर्ति बहुल बेलोच होगी और आयातकर्ता देश में मांग बहुत अधिक लोचदार होगी, तो प्रशुल्क का पूरा भाग उत्पादकों को वहन करना पड़ेगा और ये बहुत सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगे। अगला प्रश्न, वित्त विधेयक वह विधेयक है, वित्त विधेयक वह विधेयक है तो सरकार की करों आदि को द्वारा जुटाई गई धनराशि का उपयोग करने का प्राधिकार देता है। भारत की संघीय वित्त व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र सरकार को जिन करों को लगाने या उनकी दरों में परिवर्तन करने के अधिकार हैं, उन्हें को वित्त विधेयक में सम्मिलित किया जाता है। कर प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय कार्यपालिका को यह देखना होता है कि अनेक उत्पादक करों के बजाय कुछ प्रमुख उत्पादक करों को ही वित्त विधेयक में सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिकरणों में से कौन सा एक भारत में राष्ट्रीय आय के अभिकलन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा CSO। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन समंकों के संकलन, विश्लेषण, समन्वय तथा प्रकाशन करने वाली सर्वोच्च संस्था है। प्रोफेसर महालनोबिस की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिवालय में की गई। अगला प्रश्न, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक को उसके समापन की निर्दिष्ट तिथि से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका आंसर होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। जनता पार्टी सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को उसकी अवधि के 1 वर्ष पूर्व अर्थात 4 वर्षों में समाप्त करके 1 अप्रैल 1978 से एक नई योजना का प्रारंभ कर दी। इस योजना को अनवरत योजना नाम दिया गया। कौन सा योजना? अनवरत योजना। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए क्या? तो इसका आंसर होगा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करे और बैंक दर को बढ़ा दे। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करे और बैंक दर को बढ़ा दे, क्योंकि इन दोनों प्रक्रियाओं से मुद्रा का प्रवाह वाणिज्यिक बैंकों से केंद्रीय बैंक की तरफ होगा, जिससे मुद्रा प्रसार पर अंकुश लगेगा। अगला प्रश्न, देश का भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में तब होता है जब क्या होगा? तो घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कारकों वक्तव्यों पर विचार कीजिए। आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव मिलकर उपभोक्ता की वस्तु को अधिक मात्रा को खरीदने की योग्यता और इच्छा में वृद्धि करते हैं, जिनकी कीमत में गिरावट आ गई है। ये सही है। अगला, वस्तु के उत्पादन में वृद्धि, ये गलत है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दशाएं कारक बाजार में एक क्रेताधिकार के अंतर्गत और उत्पाद बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की अवस्था का घोषण करता है?
सीमांत कारक लागत और औसत कारक लागत के बराबर होता है। दूसरा है कि सीमांत कारक लागत और औसत कारक लागत से अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तीसरा कथन है सीमांत कारक लागत सीमांत आय उत्पादन के बराबर होता है। चौथा ऑप्शन है सीमांत कारक लागत सीमांत उत्पाद से कम होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। दूसरा और तीसरा सही, दूसरा और तीसरा, चौथा गलत है। अगला प्रश्न, शुम्पीटर के अनुसार उद्यमकर्ता आर्थिक लाभ इसलिए कमाता है क्योंकि यह नवप्रवर्तक होता है। क्या होता है? नवप्रवर्तक। शुम्पीटर के अनुसार नवप्रवर्तन के परिणाम स्वरूप होने वाले गत्यात्मक परिवर्तनों के कारण लाभ उत्पन्न होते हैं। शुरू में वह एक पूंजीपतिबद्ध अर्थव्यवस्था को लेता है जो स्थैतिक संतुलन में हो। एक वित्तीय प्रवाह जापे सदैव के लिए अपनी पुनरावृत्ति कराता रहता है, इस संतुलन को विशिष्टता प्रदान करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रकारकों की आय पर विचार कीजिए। वैयक्तिक आय, निजी आय, परियोजना आय, राष्ट्रीय आय। अवरोही क्रम इसको सजाना है। अवरोही क्रम सजाने पर क्या होगा? 1 नंबर में हो जाएगा, 2 नंबर में हो जाएगा निजी आय, 3 नंबर में हो जाएगा वैयक्तिक आय और चौथा नंबर में हो जाएगा परियोजना आय। अगला प्रश्न, किन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। किन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? तो इसका होगा कभी भी इकाई से अधिक नहीं होगी, कभी भी इकाई से अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। आपूर्ति की ओर से बिग पशु सिद्धांत के पक्ष में तर्क जुड़ा हुआ रहता है। पहला, बाजार के छोटे आकार के कल्पित अस्तित्व के साथ। दूसरा, वरीयताओं के कल्पित अस्तित्व के साथ। तीसरा है अविभाज्यताओं के कल्पित अस्तित्व के साथ। चौथा पॉइंट है कि जनसंख्या की ऊंची वृद्धि के कल्पित के साथ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य। विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो अधिक आर्थिक समृद्धि और विकास की अवस्था सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न, आभास लगान कब उत्पन्न होता है? आभास लगान कब उत्पन्न होता है? इसका आंसर होगा अल्पकाल में। आभासी लगान की अवधारणा प्रोफेसर मार्शल ने दी है। उनके शब्दों में आभास लगान उस अतिरिक्त आय को कहते हैं जो उत्पादन के साधनों की पूर्ति के अल्पकाल में सीमित होने के कारण होती है। इस प्रकार आभासी लगान अल्पकाल में स्थिर साधनों को मिलने वाला प्रतिफल है जो कुल आय में इसे कुल परिवर्तनीय लागत घटाकर प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न, जब एसी गिरता है तो एमसी क्या होता है? तो एमसी भी गिरती है। जब एसी गिरती है तो एमसी भी गिरती है एवं एसी की अपेक्षा दोगुनी गति से गिरती है। अगला प्रश्न, न्यूनतम प्रयास विश्लेषण किसके द्वारा विकसित किया गया? न्यूनतम प्रयास विश्लेषण किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसका आंसर होगा एच लिविंगस्टीन के द्वारा। अगला प्रश्न है, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में शून्य आय प्रभाव की अपेक्षा धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक होता है। गिफिन वस्तु के संदर्भ में शून्य आय प्रभाव की अपेक्षा धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक होता है। अगला प्रश्न, ये गलत है, इसका होगा सी। गिफिन वस्तु के संदर्भ में ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। अगला प्रश्न,
रिकार्डो ने भविष्यवाणी की थी कि अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी, क्योंकि इसका आंसर होगा अर्थव्यवस्था में कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगी। अर्थव्यवस्था में क्या नहीं बचेगी? कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगी। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारक राज को मानते थे। राज को क्या मानते थे? तो इसका आंसर होगा एक आवश्यक बुराई। राज को क्या मानते थे? एक आवश्यक बुराई मानते थे। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न से कौन सा था? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न से कौन सा था? तो इसका आंसर होगा गणतंत्रीय संघीय अध्यक्षात्मक। गणतंत्रीय संघीय अध्यक्षात्मक। अगला प्रश्न, दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या है? दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। अगला प्रश्न, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो इसका आंसर होगा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष संबोधित करता है। अगला प्रश्न, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघीय लोक सेवा आयोग के कौन करता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है। राज्य विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? इसका आंसर होगा मुख्य चुनाव अधिकारी। अगला प्रश्न, किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? इसका आंसर होगा जिलाधीश के यानी डीएम के निगरानी में। अगला प्रश्न, मुख्य लेखाधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? मुख्य लेखाधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा नगर निगम की। किसका? नगर निगम की। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं? निम्न में से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? तो अक्षमता विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सा सिद्धांत एक तत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? कौन सा सिद्धांत एक तत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? तो इसका आंसर होगा बहुलवाद है। अगला प्रश्न, लेवियाथन के लेखक है। लेवियाथन के लेखक कौन है? तो लेवियाथन के लेखक है हॉब्स। कौन है? हॉब्स। अगला प्रश्न, समान इच्छा का प्रतिपादन किसने किया? समान इच्छा का प्रतिपादन किसने किया? तो रूसो ने किया था। किसने किया था? रूसो ने। अगला प्रश्न, निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? इसका आंसर होगा सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की संवर्धित सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? तो आर्थिक एवं सामाजिक योजना संवर्धित सूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया? यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया? इसका होगा आंसर नैतिक पक्ष पर। किसका? नैतिक पक्ष पर। अगला प्रश्न, सामाजिक न्याय का लक्ष्य है। सामाजिक न्याय का लक्ष्य क्या है? तो सामाजिक हित। सामाजिक न्याय का लक्ष्य क्या है? सामाजिक हित। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा दृष्टिकोण उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है? निम्नांकित में से कौन सा दृष्टिकोण उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा प्रतिस्पर्धी समूह। कौन सा समूह? प्रतिस्पर्धी समूह। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। देखते हैं इसका। सुम्पीटर इट्स क्या है? तो सुम्पीटर इट्स कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। 1 या 3 हो जाएगा।
रॉस रॉस पॉलिटिकल लिबरलिज्म हो जाएगा, पॉलिटिकल लिबरलिज्म हो जाएगा। बी का 4। अगला हैबरमास, हैबरमास क्या है? तो बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स। पॉपर, पॉपर क्या होगा? तो पॉपर का हो जाएगा पहला ओपन सोसाइटी एंड एनिमीज, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है कि मानव चेतना से स्वतंत्रता का प्रादुर्भाव होता है, स्वतंत्रता में अधिकार समाहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं? तो इसका आंसर होगा टी.एच. ग्रीन। कौन? टी.एच. ग्रीन। अगला प्रश्न, किसने कहा है कि स्वतंत्रता प्रतिरोधियों की अनुपस्थिति? किसने कहा है कि स्वतंत्रता प्रतिरोधियों की अनुपस्थिति है? इसका आंसर होगा सीले ने। अगला प्रश्न, किसने कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक पुराण कथा है? किसने कहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक पुराण कथा है? तो इसका आंसर होगा जी.डी.एच. कोल। किसने कहा? जी.डी.एच. कोल। अगला प्रश्न, व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया? व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर होगा हर्बर्ट। किसने? हर्बर्ट। अगला प्रश्न, यह विचार कि विधि एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध ही समर्पित है, यह विचार कि विधि एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध है समर्पित, तो इसका आंसर हो जाएगा अराजकतावादी द्वारा, अराजकतावादी द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वी तिमोर विश्व का सबसे बाद का स्वतंत्र राष्ट्र पहले किसके द्वारा शासित था? पहले किसके द्वारा शासित था? इसका आंसर होगा इंडोनेशिया द्वारा। किसके द्वारा शासित था? इंडोनेशिया द्वारा। अगला प्रश्न, लंदन स्टॉक मार्केट इंडेक्स को कहा जाता है? लंदन स्टॉक मार्केट इंडेक्स को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा फुटसी। क्या कहा जाता है? फुटसी। न्यूयॉर्क का हो जाता है डो जोन्स, सिंगापुर के टाइम्स, ब्राजील के बोवेस, यूएसए के नोस्डेक। अगला प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1876। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? 1876। अगला प्रश्न, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो 7वीं शताब्दी में। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? 7वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति इनमें से किसे कहते हैं? गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति इनमें से किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा 1688 ईस्वी की इंग्लैंड की क्रांति को। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट क्लासेज ऑफिशियल पर मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।